हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज बाय ए आर विलियम्स। ये क्लास 11 की हॉर्नबिल का एक लेसन है और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन अगर हम किसी भी लेसन, चैप्टर या स्टोरी के बैकग्राउंड और उसके राइटर को अच्छे से समझ लें तो उस लेसन को समझना भी आसान हो जाता है। और क्योंकि हम उसकी बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, हमें वो समझ में भी आता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। ये लेसन लिखा है ए आर विलियम्स ने, और ए आर विलियम्स नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन और ऑनलाइन न्यूज़ के लिए लिखती हैं, और वो ज़्यादातर एंशंट सिविलाइजेशंस पर लिखती हैं। नई नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो हुई होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर लिखती हैं। उस पर उन्होंने कम से कम पिछले 30 साल से काम किया है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक राइटर होने के साथ साथ वो एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। उनके पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है। हमारा ये जो लेसन है ये भी ऐसी ही एक डिस्कवरी के बारे में है, इन इजिप्ट। और जब हम इजिप्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं वहाँ के पिरामिड्स और मामीज। ये पिरामिड्स और मामीज एक्चुअली में हैं क्या? वेल, पिरामिड्स टूम्स हैं, वो जगह हैं जहाँ राजाओं को दफनाया जाता था। और इन पिरामिड्स में सिर्फ राजाओं की बॉडीज को ममीज के रूप में प्रिजर्व करके रखा नहीं जाता था, साथ ही साथ यहाँ उनका बहुत सारा खजाना, गोल्ड और डेली यूज़ की चीज़ें जैसे कि खाना, रेज़र जैसी चीज़ें भी साथ में दफनाई जाती थीं। इसके पीछे का बिलीफ ये है कि इजिप्शियन कल्चर में ये बिलीफ है कि मरने के बाद भी एक आफ्टर लाइफ होती है। हम लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं और वो आफ्टर लाइफ में। वो ये मानते हैं कि स्पिरिट्स भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और करते हैं, और वो अपनी लाइफ को बेटर एंजॉय कर सकते हैं जब उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता है, और अपनी इन चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं। ये स्टोरी ऐसे ही एक फ़ारो के बारे में है। फ़ारो यानी राजा, एन इजिप्शियन वर्ड फॉर किंग, जिसका नाम टट है। और इसकी मम्मी को 1922 में वैली ऑफ किंग्स में डिस्कवर किया गया था। अब अगला सवाल जो उठता है वो ये है कि वैली ऑफ किंग्स क्या है? वैली ऑफ किंग्स की पिक्चर तो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ ही रही है, बट वैली ऑफ किंग्स वो जगह है जहाँ बहुत सारे पिरामिड्स हैं जहाँ किंग्स को दफनाया गया है। ऐसे पिरामिड्स जहां किंग्स को दफनाया गया है, उस जगह को आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है वैली ऑफ किंग्स। तो ये डिस्कवरी टट के बारे में है, और ये डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? 1922 में जब इस ममी और पिरामिड को डिस्कवर किया गया तो एक हलचल सी मच गई थी। इसलिए क्योंकि टट एक इम्पॉर्टेंट इजिप्शियन किंग रहा है। क्यों? टट सिर्फ एक टीनेजर था जब उसकी डेथ हो गई थी। उसने सिर्फ 9 साल तक राज किया, और उसकी डेथ इसके साथ ही एक पूरी डायनेस्टी का अंत हो गया, क्योंकि उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। वो बहुत ही अच्छा काम भी कर रहा था, बहुत सारे मेजर चेंजेस लेकर आया था। तो जब टट की टूम को डिस्कवर किया गया तो ये सवाल एक बार फिर से उठे कि क्या कारण था कि टट सिर्फ 9 साल तक ही राज कर पाया और फिर अचानक उसकी डेथ हो गई। इससे एक मिस्ट्री गहरा गई कि क्या टट का मर्डर तो नहीं हुआ था, क्या उसे मार तो नहीं दिया गया था। 1922 में जब ये डिस्कवरी हुई तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोरेंसिक साइंसेस इतने डेवलप्ड नहीं थे कि हमें इन सवालों के जवाब मिल सकें। 80 साल बाद 2005 में एक सीटी स्कैन इस मम्मी का कराया गया और हमें हमारे सवालों के जवाब मिले। लेकिन टट था कौन? क्या थी टट की डायनेस्टी? टट के दादा एमेनहोटेप III थे, और वो एक बहुत ही पावरफुल फ़ारो, बहुत ही पावरफुल किंग थे जिन्होंने 40 साल तक राज किया। और 18th सेंचुरी में 18th डायनेस्टी थी उनकी, और उसको उन्होंने पूरे गोल्डन एज में पहुंचा दिया। उनका राज बहुत ही बढ़िया रहा।
फिर उनके बाद आए एमेनहोटेप 4 या जिन्हें अखनाटेन भी कहा जाता है। ये टट के फादर थे। इन्होंने जब राज अपने हाथों में लिया तो उनकी डायनेस्टी बहुत महान डायनेस्टीज में से एक थी, लेकिन वो कुछ मेजर चेंजेस लेकर आए। उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने आमन नाम का गॉड जिनकी पूजा की जाती थी, उन्होंने उनकी पूजा करनी बंद कर दी। उन्होंने अपने आप को एटन कहा, सर्वेंट ऑफ एटन कहा, सनडायल, और लोगों से कहा कि वो एटन की पूजा करें और आमन की पूजा करना बंद कर दें। उन्होंने आमन के टेम्पल्स जो थे, मंदिर जो थे, जो वहाँ का मेजर गॉड था, तोड़वा दिए। और तो और उन्होंने थीब्स, जो वहाँ की रिलीजियस कैपिटल हुआ करती थी, जहाँ मेजर मंदिर हुआ करते थे, वो भी बदल ली। और वो आखेटा 10 नाम की एक राजधानी बसा ली, जो अब आमाराना है। उनके बाद आए टट। टट बहुत ही छोटे थे जब उन्होंने राज संभाला, लेकिन उन्होंने फिर से एटन की पूजा करनी शुरू कर दी। अपना नाम भी टूतन आमन रख लिया और थीब्स को फिर से अपनी राजधानी बना लिया, और फिर अचानक उनकी डेथ हो गई। फिर 1922 में हार्वर्ड कार्टर नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिन्होंने अचानक इनकी पिरामिड और ममी को डिस्कवर किया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, साइंटिफिक एडवांसमेंट तो बहुत नहीं था, और उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ ट्रेजर्स थे, जो वहाँ खजाना था, उसको स्टडी करना शुरू किया। उन्हें बहुत सारा गोल्ड मिला, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, एस गोल्ड से गिल्डेड, गोल्ड जिन पर चढ़ाया गया था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ मिली। लेकिन उनको डेली लाइफ में यूज़ होने वाली भी कुछ चीज़ें मिली, जिनमें बोर्ड गेम्स जैसे चेस आदि जैसी गेम्स, ब्रॉन्ज का रेजर, अंडरगारमेंट्स, फूड, वाइन, ये सब चीज़ें भी मिली। और इसके बाद वो उस जगह पर जहाँ टट की मम्मी को दफनाया गया था। जब उन्होंने मम्मी को स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि मम्मी 3 नेस्टेड कॉफिन्स में दफनाया गया है, यानी एक कॉफिन के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा कॉफिन, और उसके अंदर टट की मम्मी। आप स्क्रीन पर उनमें से एक जो लास्ट कॉफिन है उसको देख रहे हैं। वो पूरा का पूरा कॉफिन जो था वो गोल्ड का था। फर्स्ट कॉफिन में जो था उनको श्राउड मिला, वो कपड़ा जिससे डेड बॉडी को कवर किया जाता है। उनको कुछ उन्होंने देखा कि ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स नाम के अलग अलग फ्लावर्स भी वहाँ चढ़े हुए थे, जिससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि टट की डेथ मार्च या अप्रैल में हुई होगी, इसीलिए एम्पल फ्लावर्स जो थे वहाँ पर चढ़ाए गए थे। फिर जब वो थर्ड कॉफिन तक पहुँचे, तो जब थर्ड कॉफिन को खोला गया तो वो पूरा का पूरा कॉफिन तो गोल्ड का था ही, लेकिन मम्मी पर भी खूब सारा गोल्ड था, बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे, और उनका जो पूरा का पूरा हेड था वो गोल्ड से गिल्डेड था। एक पूरा क्राउन था जो हेड पर गोल्ड का बना हुआ चढ़ रखा था। लेकिन यहाँ से हार्वर्ड कार्टर की कुछ मुश्किलें थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। वो मुश्किलें ये थीं कि जब मम्मी को दफनाया जाता था तो उसके साथ बहुत सारे रेजन्स भी दफना दिए जाते थे, और वो रेजन्स जो थे अब सॉलिडिफाई कर गए थे, और जिस वजह से जो मम्मी था वो कॉफिन के साथ ही चिपक गया था। हार्वर्ड कार्टर ने उसको निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने मम्मी को बाहर धूप में भी रखा, लेकिन फिर भी वो नहीं निकाल पाए, इसलिए मजबूर होकर उनको एक चिजल, शार्प इंस्ट्रूमेंट से और हैमर की मदद से मम्मी को कॉफिन से अलग करना पड़ा। मम्मी पर से गोल्ड उतारने के लिए उनको मम्मी को भी डिसेंबल करना पड़ा, खोलना पड़ा जॉइंट से। बाद में मम्मी को असेंबल कर एक वुडन कॉफिन में वापस उनके पिरामिड में रख दिया गया। फिर अप्रॉक्सीमेटली 80 साल के बाद इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और अलग अलग ममीज पर स्टडी कर रहा था। इसी प्रोजेक्ट के तहत टट की ममी को फिर से
अपने पिरामिड से, अपने टूम से बाहर निकाला गया। और एक दिन जब मौसम थोड़ा ख़राब था, और उस वक्त भी काफ़ी दिक्कतें आई उनके सिटी स्कैन को लेने में, क्योंकि मौसम ख़राब था, जिस वजह से सिटी स्कैन मशीन के फैंस ने काम करना बंद कर दिया। फिर भी उनका सिटी स्कैन कराया गया, और एटलीस्ट 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस जो थी वो निकल कर सामने आई, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि टट का मर्डर नहीं हुआ था। टट एक्चुअली में एक नेचुरल डेथ, नेचुरल मौत के कारण गए थे। उनको किसी तरह का कोई फिजिकल असॉल्ट उन पर नहीं किया गया था। जिस सिटी स्कैन से उनका ये एक्सरे और ये सिटी स्कैन मशीन से उनका सिटी स्कैन किया गया था, वो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस ने ही डोनेट की थी। इस तरह से टट की जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो गई। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टट का वही हेड है, गिल्डेड हेड है, जो अब म्यूजियम में पड़ा है। बाकी के ट्रेजर्स भी गोल्ड से गिल्डेड जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आई थिंक इसके बाद चैप्टर को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हैं 1922 में हार्वर्ड कार्टर द्वारा मम्मी को डिस्कवर करना, ट्रेजर्स को स्टडी करना। लेकिन कुछ गलतियां भी हुई हार्वर्ड कार्टर से इस दौरान। जो ट्रेजर्स की स्टडी जब उन्होंने की, तो उन ट्रेजर्स को वो वापस उसी तरह से नहीं रख पाए, हाफ हाजर तरीके से रखा। हालांकि हर एक चीज़ वहाँ मिली, और टट को बाहर निकालकर उनकी बॉडी को डिसेंबल करने की भी नाराज़गी लोगों में थी। लेकिन हार्वर्ड कार्टर ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि जब वो मम्मी को बाहर निकाल चुके थे और ये लोग जान चुके थे कि वहाँ कितना गोल्ड है और मम्मी पर भी इतना ज़्यादा गोल्ड था, तो वो मजबूर हो गए थे उसको डिसेंबल कर कर गोल्ड को निकाल कर सुरक्षित करने के लिए। बाद में जब सिटी स्कैन किया गया तो सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और टट के मम्मी को वापस वहीं पर रख दिया गया। लास्ट में चैप्टर के एंड में AR विलियम्स कहती हैं कि जिस रात उन्हें रखा गया, मौसम साफ हो चुका था, और ऑसिरिस नाम का एक कॉन्स्टेलेशन जो था वो आसमान में देखा जा सकता था। ऑसिरिस जो कॉन्स्टेलेशन है उसको इजिप्शियंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि वो ममीज़ की रक्षा के लिए ममीज़ की रक्षा के गॉड हैं अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियन कल्चर। आई एम श्योर इस समरी से आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चैप्टर का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है इस बैकग्राउंड को समझने के बाद। सागा का मतलब होता है एक लंबी सी कहानी जो किन्हीं कुछ पास्ट इवेंट्स पर, पुराने इंसिडेंट्स पर आधारित हो। तो इसीलिए ये टाइटल तो कम्प्लीटली जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि ये कहानी है टट की जो हज़ारों साल पहले शुरू हुई, जब उन्होंने एज अ टीन एज बॉय अपना राज्य संभाला, उसमें मेजर चेंजेस किए, अपने फादर की मेजर डिसीजंस को चेंज किया, और आमन की पूजा को रिस्टोर किया। और साथ ही साथ सागा कंटिन्यूज इसलिए क्योंकि आज भी टट की मम्मी को स्टडी किया जा रहा है, मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जा रहा है, उनके ट्रेजर्स को स्टडी किया जा रहा है। इसलिए इससे बेहतर टाइटल शायद इस स्टोरी के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर हम स्टोरी की थीम के बारे में बात करें तो वो बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस है। ये एक डिस्क्रिप्टिव पीस ऑफ राइटिंग है जो हमें जानकारी देता है टट की मम्मी और उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड खोज के बारे में। साथ ही साथ ये टट से रिलेटेड, उनकी टूम से रिलेटेड जो मिस्ट्री है उसको अनरेवल करता है, उसको खोलता है, डाउट्स को क्लियर करता है। मोर ओवर ये एक ग्लिम्स है इनटू इजिप्शियन कल्चर। ये हमें एंशियंट इजिप्शियन कल्चर जो है और पिरामिड्स और ममीज से रिलेटेड उनके बिलीफ्स, उनके बारे में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी देता है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है। हार्वर्ड कार्टर की डिस्कवरी से शुरू करते हुए टट के बैकग्राउंड और उनके फादर और ग्रैंडफादर की उनके डायनेस्टी को एक्सप्लेन करते हुए फाइनली
इस मिस्ट्री को ओपन कर दिया जाता है उनके सिटी स्कैन के साथ, जब ये पता चलता है कि टट वॉज नॉट मर्डर्ड। वेल, मेन कैरेक्टर्स यहाँ आते हैं जाही हवास और हार्वर्ड कार्टर। जाही हवास सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। उन्हीं के अंडर इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया गया था, और जो सिटी स्कैन था वो भी उन्हीं के अंडर किया गया था। उनका टट को लेकर एंग्जाइटी चैप्टर में काफ़ी क्लियरली नज़र आती है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा बात उनके कैरेक्टर के बारे में नहीं की जाती है, सिर्फ उनका जानकारी हमें दी गई है। लेकिन वो कहते हैं कि सिटी स्कैन से पिछले दिन उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो इस मिस्ट्री को क्लियर करने को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिनको डिस्कस किया गया है वो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर। वेल, वो उनको मेजर क्रेडिट जाता है टट के बॉडी को, मम्मी को डिस्कवर करने का। यहाँ वहाँ कुछ नाराज़गियाँ भी थी उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने मम्मी को ठीक से नहीं ट्रीट किया था। इसके अलावा टट खुद एक मेजर कैरेक्टर है, एक बहुत ही यंग टीनेज रूलर जिसने बहुत थोड़े से समय के लिए रूल किया, लेकिन उनका रूलिंग पीरियड बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा रहा। फिर सडनली उनकी डेथ हो गई और वो वर्ल्ड के लिए एक मिस्ट्री हो गए, लेकिन उस मिस्ट्री को अल्टीमेटली इस चैप्टर ने सॉल्व किया है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। गुड बाय।